ओके, तो पिछले सेशन में मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था और फ्लूइड के प्रेशर के बारे में मैंने पिछले सेशन में आपको डिटेल में समझाया था। तो अगर आप किसी फ्लूइड में गहराई में जाते हो तो जब नीचे जाओगे तो आपके सर के ऊपर जो फ्लूइड है उसके वजन की वजह से आपकी बॉडी पर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। लिक्विड के अंदर जब हम किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उस पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये बेसिकली लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर मौजूद टोटल प्रेशर की वैल्यू होता है। तो अगर हम किसी लिक्विड में H गहराई पर उतरेंगे तो उस पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला मैंने पिछले सेशन में बताया था। मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी पॉइंट पर इतना होता है P0 प्लस H⍴। ये जो P0 है ये बेसिकली है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है ये वो वाला प्रेशर है। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर से जितना प्रेशर पड़ा है और ये जो H⍴ है ये लिक्विड के कारण एडिशनल प्रेशर जो पड़ा है। तो टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड की वजह से पड़ने वाला प्रेशर, और इस टोटल प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं हम लोग इसको। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है मतलब जो टोटल प्रेशर है इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। तो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर माइनस कर दो टोटल प्रेशर में से। तो जब एटमॉस्फेयर वाला माइनस करोगे तो बचेगा अकेला लिक्विड का प्रेशर, और जो अकेला लिक्विड का प्रेशर बच रहा है इसे कहा जाता है गेज प्रेशर। दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर। अकेले लिक्विड की वजह से जो प्रेशर बनता है उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस, या फिर यूं कहा जाए कि सिर्फ लिक्विड के कारण जो प्रेशर बनता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। तो फिलहाल हम लिक्विड वाले प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली गेज प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं। तो ज्यादातर बातें हम इस गेज प्रेशर के बारे में करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है यहां पर वो लिक्विड के प्रेशर की स्टडी है। और लिक्विड का प्रेशर तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अलग कर दो, जो लिक्विड का कंट्रीब्यूशन है यानी लिक्विड के वजह से जो प्रेशर बनता है उसे ही गेज प्रेशर कहते हैं। हमारा फोकस अभी लिक्विड वाले प्रेशर पर ही है, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के जो लिक्विड के कारण प्रेशर बन रहा है अभी सारा ध्यान हम उस पर लगा के रखेंगे अपना। तो पिछले सेशन में मैंने आपको ये प्रेशर के बारे में एक 2-3 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया था कि जो प्रेशर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन प्रेशर जब भी होगा तो वो किसी फोर्स के साथ होगा। मतलब फोर्स है तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर है तो फोर्स बनेगा। प्रेशर और फोर्स हमेशा साथ में रहते हैं, और क्योंकि प्रेशर और फोर्स हमेशा साथ में रहते हैं इसलिए जो लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लोग प्रेशर को वेक्टर मानने लगते हैं। तो बेसिकली ये गलत है। प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर में कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रेशर स्केलर है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है तो कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी नहीं है। जबकि जो फोर्स है वो वेक्टर है, वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है। तो अक्सर बच्चों को ये भ्रम होता है कि प्रेशर में डायरेक्शन है, और ऐसा भ्रम इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ एक फोर्स हमेशा होता है। क्योंकि फोर्स होता है साथ में
तो बच्चे फोर्स वाले डायरेक्शन को ही प्रेशर वाला डायरेक्शन समझने की गलती कर बैठते हैं, और ये गलती बहुत कॉमन है। मैंने आपको इसलिए पिछले सेशन में बताया था कि आप लोग ऐसी गलती मत करना। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, प्रेशर से जो फोर्स आता है उस फोर्स का डायरेक्शन जरूर होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि किसी भी लिक्विड के प्रेशर के कारण जो फोर्स पैदा होता है उस फोर्स का डायरेक्शन हर पॉइंट पर बाउंड्री के नॉर्मल होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, लिक्विड के प्रेशर से जो फोर्स लगता है वो हर पॉइंट पर बाउंड्री के परपेंडिकुलर लगता है। दूसरी तरह से कहें कि जो लिक्विड है वो फ्लो होना चाहता है, लिक्विड कहने से बेटर है कि मैं फ्लूइड कहूं, फ्लूइड जो है वो फ्लो होना चाहता है। जब आप फ्लूइड को किसी बर्तन में रखोगे तो बर्तन की जो दीवारें हैं वो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकेंगी। अब फ्लूइड तो फ्लो होना चाहता है तो वो दीवारों पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, मतलब दीवारें तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। सीधी बात यह है, मैंने डायग्राम्स बना के भी समझाया था कि कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। ठीक है, तो प्रेशर की वजह, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स पैदा होता है वो हर पॉइंट पर फ्लूइड की बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। यूं कह सकते हो कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो फोर्स लगा के बाउंड्री को तोड़ देना चाहता है। ठीक है, मैंने डायग्राम्स बना के आपको ये चीज पिछले सेशन में समझाई थी। मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए थे जहां मैंने ये डायग्राम्स में दिखाया था कि प्रेशर के कारण जो फोर्स बनता है, फ्लूइड के प्रेशर के कारण जो फोर्स बनता है वो हर पॉइंट पर बाउंड्री के नॉर्मल होता है। और उसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखवाया था प्रेशर की यूनिट्स। तो प्रेशर की जो MKS यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं। और कुछ यूनिट्स और भी यूज करते हैं कई बार। एक यूनिट होती है बार, एक यूनिट होती है टॉर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन यूनिट्स का आपसी रिलेशन मैंने पिछले सेशन में आपको लिखवा दिया था। अब हम चौथा पॉइंट सीखने जा रहे हैं, और पॉइंट नंबर 4 बहुत ही आसान पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि जो गेज प्रेशर होता है, जो गेज प्रेशर होता है वो सिर्फ 3 बातों पे डिपेंड करता है। कौन सी 3 बातें? H, रो, G। तो जो गेज प्रेशर है वो सिर्फ 3 बातों पे डिपेंड करता है, H, रो, G। H क्या है? हाइट नहीं है, कल भी बताया था, हाइट नहीं, डेप्थ, गहराई है। तो पॉइंट कितना गहरा आपने बनाया, तो डेप्थ, लिक्विड की डेंसिटी यानी रो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर जो गेज प्रेशर है डिपेंड्स ओनली अपॉन डेप्थ ऑफ द पॉइंट H। पॉइंट की डेप्थ कितनी है उस पर डिपेंड करता है गेज प्रेशर की वैल्यू। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एट द बेस। तो ध्यान दीजिए, गेज प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन, केवल यही 3 चीजों पर ही गेज प्रेशर डिपेंड करता है और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। केवल 3 बातों को देखना है। पहली बात, कितनी गहराई में जा रहे हैं, H क्या है। दूसरी बात, डेंसिटी लिक्विड की कितनी है। और तीसरी बात, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। केवल यही 3 बातें हैं जो गेज प्रेशर को डिसाइड करती हैं, इन 3 बातों के अलावा और कुछ नहीं। तो गेज प्रेशर सिर्फ इन्हीं 3 बातों पे डिपेंड करता है और कुछ मैटर नहीं करता। और कुछ, फॉर एग्जांपल, ज्यादा लिक्विड भरा गया है कि कम लिक्विड भरा गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लिक्विड ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर होगा। कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है कि अगर ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर होगा।
बच्चों ये गलत है। ज्यादा लिक्विड है कि कम लिक्विड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस ये देखना है कि आप कितनी गहराई में पहुंच गए। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो एक छोटा सा ग्लास है, आपके घर में पानी का ग्लास तो होगा, तो एक छोटा सा ग्लास है और एक बड़ा सा ड्रम है, तो एक बड़ा सा ऐसे ड्रम है, तो एक ग्लास है और एक ड्रम है। आप ग्लास और ड्रम दोनों में बराबर हाइट तक पानी भर दो, दोनों में बराबर हाइट तक पानी भर दो। बताओ किसमें ज्यादा पानी है, ग्लास में कि ड्रम में? ऑब्वियसली यार ड्रम में ज्यादा पानी है भाई, ड्रम में ग्लास से बहुत ज्यादा पानी है। अगर आप बराबर हाइट तक पानी भरोगे तो ड्रम में ग्लास की तुलना में न जाने कितना पानी एक्स्ट्रा होगा, तो जो ड्रम है उसमें डेफिनेटली ज्यादा पानी है। लेकिन ध्यान दीजिए ग्लास और ड्रम दोनों में बराबर गहराई तक पानी है। जितनी हाइट ग्लास में हमने भरी है पानी की, उतनी ही हाइट हमने ड्रम में भी भरी है। तो क्योंकि गहराई सेम है, डेंसिटी सेम है और जी भी सेम है, इसलिए जो गेज प्रेशर होगा वो जितना ग्लास के बॉटम पे होगा उतना ही ड्रम के बॉटम पर होगा। तो जो ग्लास का बेस है उस बेस पर जितना प्रेशर पड़ेगा उतना ही प्रेशर ड्रम के बेस पर भी पड़ेगा। तो ग्लास का बॉटम और ड्रम का बॉटम दोनों को बराबर प्रेशर फील होगा, जबकि ड्रम में पानी बहुत ज्यादा है ग्लास के मुकाबले, फिर भी ड्रम का जो बॉटम है उस बॉटम पर उतना ही प्रेशर आएगा जितना ग्लास के बॉटम पर आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी ज्यादा है कि पानी कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखना सिर्फ इतना है कि गहराई कितनी है। जो गेज प्रेशर है वो पानी ज्यादा है पानी कम है इस पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करता है, कितनी गहराई है, कितनी डेंसिटी है और जी की वैल्यू कितनी है। इन तीन चीजों के अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। बर्तन का शेप क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शेप का बर्तन हो, अगर बराबर हाइट तक पानी भरोगे तो बॉटम पे प्रेशर बराबर पड़ेगा हर बर्तन में। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है पॉइंट नंबर 4 में। गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड के अंदर जब हम किसी पॉइंट पे जाते हैं तो उस पॉइंट पे जो गेज प्रेशर है डिपेंड्स ओनली अपॉन, किस पर डिपेंड करता है गेज प्रेशर? डेप्थ ऑफ द पॉइंट h, पहली चीज। दूसरी चीज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड तीसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। Whereas it does not depend upon the amount of liquid, ज्यादा लिक्विड है कि कम लिक्विड है इससे फर्क नहीं पड़ता है गेज प्रेशर को, और द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर और एनीथिंग एल्स। बर्तन का शेप क्या है, बर्तन का साइज क्या है, इन सब चीजों से गेज प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता। गेज प्रेशर केवल तीन चीजों से डिसाइड होता है, गहराई, डेप्थ ऑफ द पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता गेज प्रेशर के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर होगा। तो क्योंकि, अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो गेज प्रेशर है वो सिर्फ गहराई पर डिपेंड करता है, बर्तन के शेप और बर्तन के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अगर हम अलग अलग शेप के बर्तन ले लें, ध्यान से सुनना, अगर हम अलग अलग शेप के बर्तन ले लें और सारे बर्तन को बॉटम पे जोड़ दें, नीचे से सारे बर्तन जुड़े हुए, डायग्राम दिख रहा है सबको, अलग अलग शेप के बर्तन हम ले लें और नीचे से सारे बर्तनों को हम जोड़ दें, उसके बाद एक बर्तन में पानी भर दें, तो
एक बर्तन में आप पानी डालो और सारे बर्तन नीचे से जुड़े हुए हैं, एक बर्तन में पानी डालोगे तो जब पानी रुकेगा इक्विलिब्रियम आएगा। पहले डालोगे तो थोड़ी देर तो हिलेगा, जब पानी रुकेगा तो सारे बर्तनों में पानी का जो लेवल होगा वो अपने आप ही सेम हो जाएगा। सारे बर्तनों में पानी का जो लेवल है वो अपने आप ही सेम हो जाएगा। अगर आप एक बर्तन में पानी भरोगे तो सभी बर्तनों में पानी का जो लेवल होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब जब रुक जाएगा पानी पूरी तरह से, तो सारे बर्तनों में पानी का लेवल अपने आप ही सेम हो जाएगा। अब ये जो बात मैं बता रहा हूं कि अगर बर्तन को बॉटम पे जोड़े और एक बर्तन में पानी डाले तो सारे बर्तन में पानी का लेवल सेम होगा, ये बात आप लोगों में से कई बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि अगर बर्तन को नीचे से जोड़ देंगे और एक बर्तन में पानी भरेंगे तो सभी बर्तनों में पानी का जो लेवल है वो अपने आप सेम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसका रीजन क्या है, क्यों लेवल सेम हो रहा है? आज मैं इसका रीजन बता रहा हूं। देखो बच्चों, पानी तभी रुकेगा, मतलब इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब हर बर्तन के बॉटम पे प्रेशर बराबर हो। समझ में आई बात? फिर से बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब हर बर्तन के बॉटम पर प्रेशर बराबर हो। अगर प्रेशर बराबर नहीं है बॉटम पर, बॉटम मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो हर बर्तन के बॉटम पर प्रेशर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक पानी रुकेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ पानी फ्लो हो जाता है। कोई भी लिक्विड है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागता है, जिधर ज्यादा प्रेशर है उससे कम प्रेशर की तरफ भाग के जाने लगता है। तो पानी तभी रुकेगा जब हर बर्तन के बॉटम पर बराबर प्रेशर हो जाए। अगर बराबर प्रेशर नहीं है तो जिस बर्तन के बॉटम पे ज्यादा प्रेशर है उस बर्तन से पानी निकल के दूसरे बर्तनों में घुस जाएगा। पानी जो होता है, कोई भी फ्लूइड जो होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नेचुरली भागता है। ठीक है? तो अगर हमने बहुत सारे बर्तन लिए और उनको बॉटम में जोड़ा, एक बर्तन में पानी भरना शुरू किया, तो पानी जो हम भर रहे हैं ये तभी ठहरेगा जब हर बर्तन के बॉटम पर प्रेशर बराबर हो जाए। और बॉटम पे प्रेशर बराबर तभी होगा जब हर बर्तन में H सेम हो। H मतलब हाइट, जब हर बर्तन में सेम हो, क्योंकि जब तक H सेम नहीं होगा तब तक बॉटम पर जो प्रेशर है वो बराबर नहीं होगा। तो पानी तभी रुकेगा जब हर बर्तन के बॉटम पर प्रेशर बराबर हो, तभी रुकेगा। और बॉटम पर प्रेशर बराबर होने के लिए हर बर्तन में पानी की जो हाइट है वो सेम होनी कंपलसरी है। तो जो पानी है वो तभी ठहरेगा जब हर बर्तन के बॉटम पर पड़ने वाला प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तभी पानी ठहरेगा, अदरवाइज पानी ठहरेगा नहीं। तो आप एक बर्तन में पानी भर दो, जब पानी ठहरेगा अपने आप ही सारे बर्तन में पानी का लेवल खुद ब खुद सेम लेवल हो जाएगा। क्योंकि जब तक लेवल सेम नहीं होगा तब तक बॉटम पे प्रेशर सेम नहीं होगा, और बॉटम पे जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक पानी रुकेगा नहीं। तो आप एक बर्तन में पानी भरो, लेवल सेम होगा तभी पानी रुकेगा। तो यही लिखा हुआ है, दिस इज द रीजन इफ कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर कनेक्टेड एट बॉटम। अगर अलग अलग शेप और साइज के बर्तन हमने बॉटम में जोड़ लिए, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कनेक्टेड एट बॉटम, एंड द लिक्विड इज फिल्ड इन वन कंटेनर, वन ऑफ द कंटेनर्स, एक कंटेनर में लिक्विड भरना शुरू करेंगे, देन एट इक्विलिब्रियम द लेवल ऑफ लिक्विड इन ईच कंटेनर इज सेम। क्योंकि
होगा जब बॉटम पे प्रेशर बराबर होगा, और बॉटम पे प्रेशर बराबर होने के लिए गहराई बराबर होनी चाहिए। तो हर बर्तन में पानी की जो गहराई है वो बराबर होनी चाहिए। जब तक गहराई बराबर नहीं होगी तब तक बॉटम पे पड़ने वाला प्रेशर भी बराबर नहीं होगा। तो आई होप कि जो पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा है आप लोग इसको समझ गए हो। वीडियो पॉज करके पॉइंट नंबर 4 को जल्दी से नोट कर लो। पॉइंट नंबर 4 जल्दी से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो अब पॉइंट नंबर 5 नोट करिए आप, और पॉइंट नंबर 5 है पास्कल्स लॉ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पास्कल्स लॉ है, यानी ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये स्टेटमेंट अकेले सारे क्वेश्चन कर देता है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मैं चाहता हूं सारे बच्चे ध्यान से इसको समझें और याद रखें। पास्कल्स लॉ बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली मैं आपको पास्कल्स लॉ का सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, ठीक है। पास्कल्स लॉ एक्चुअली दूसरा है, ये जो मैं बता रहा हूं उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको सामने रख रहा हूं, ठीक है। कभी आगे फ्यूचर में हम एक्चुअल पास्कल लॉ की भी बात कर सकते हैं, बट राइट नाउ मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपकी हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और रियल वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग में, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में जो आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको अभी वो चीजें बता रहा हूं। तो पास्कल्स लॉ, ये जो मैंने लिखा है, इसके मुताबिक सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। क्या बोला मैंने बोला सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। सेम लिक्विड है, सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, तो सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। बड़ा सिंपल लॉ है। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब लिक्विड रुका हुआ है, ठहरा हुआ लिक्विड है, अनएक्सिलरेटेड लिक्विड है, तो सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल इनसाइड सेम लिक्विड आर एट सेम प्रेशर, आर एट सेम प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। फिर से ऑल पॉइंट्स at the same level inside same liquid are at same pressure at equilibrium। इक्विलिब्रियम में मतलब जब टोटल फोर्स 0 है लिक्विड पर, तब सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम नहीं, सेम मत बोलो यार। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। बहुत छोटी सी बात है ये पास्कल लॉ जो मैंने लिखा है, बड़ा सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिखा है मैंने, और ये अकेली जो बात है प्रेशर के सारे क्वेश्चन कर देती है अकेले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीवन मस्ट रिमेंबर दिस। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना ही है सारे बच्चों को, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इससे पहले जो मैंने पॉइंट लिखवाया है पॉइंट नंबर 4, उस पॉइंट में मैंने समझाया कि अलग अलग शेप के बर्तन अगर हम बॉटम पे जोड़ दें और एक बर्तन में पानी डालें, तो पानी जब रुकेगा तो सभी बर्तनों में लेवल जो होगा वो सेम हो जाएगा। जितने भी ये बर्तन नजर आ रहे हैं, इन सभी बर्तनों में जो पानी का लेवल होगा वो सेम होगा। बताया मैंने? अच्छा, क्यों सेम होगा ये भी बताया मैंने कि लेवल तभी
पानी तभी रुकेगा जब बॉटम पर बराबर बराबर प्रेशर होगा। जितना प्रेशर इस बर्तन के बॉटम पर उतना ही प्रेशर इसके बॉटम पर, उतना ही प्रेशर इसके बॉटम पर। तो पानी रुकेगा तभी जब बॉटम पे पड़ने वाला प्रेशर बराबर हो जाए। अगर प्रेशर बराबर नहीं है तो हाई प्रेशर वाली साइड से लो प्रेशर की तरफ पानी भागने लगेगा। तो पानी तभी रुकेगा जब बॉटम पे प्रेशर बराबर हो, और बॉटम पे प्रेशर बराबर होना चाहिए तभी पानी ठहर पाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि इन सभी बर्तनों में जब हम पानी भरेंगे, एक बर्तन में पानी भरेंगे, अपने आप ही सारे बर्तनों में पानी का लेवल सेम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब तक लेवल सेम नहीं होगा तब तक पानी ठहरेगा नहीं। समझाया मैंने आपको ये बात? अब देखो मैं इसी बात को दूसरी तरह से समझा रहा हूं। सारे बर्तनों में पानी का लेवल सेम क्यों होगा? आंसर पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की वजह से सेम होगा। क्योंकि पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम जब आएगा, यानी जब पानी रुकेगा तो बॉटम पे प्रेशर बराबर आना चाहिए, ऐसा पास्कल लॉ कहता है। पास्कल लॉ कह रहा है ना कि सेम लेवल पर सेम लिक्विड के सभी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर होता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं, ये पॉइंट सेम लिक्विड में है, सेम लिक्विड में है, सेम लेवल पे है, तो इन सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ऐसा पास्कल लॉ कहता है। और प्रेशर सेम होने के लिए हाइट सेम होना पड़ेगा। तो सारे बर्तनों में पानी का लेवल सेम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ। देखो पहले मैं कितनी लंबी बात बता रहा था। पहले मैं बता रहा था कि बॉटम पे प्रेशर सेम होगा तभी पानी रुकेगा। बॉटम पे प्रेशर सेम इसलिए होना चाहिए, अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भागना शुरू हो जाएगा। सारी बातें बता रहा था मैं। और देखो पास्कल लॉ इसको कितना सिंपल कर देता है, सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो हर बर्तन के बॉटम पर प्रेशर सेम होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम होगा, और बॉटम पर प्रेशर सेम होने के लिए पानी का लेवल सेम होना पड़ेगा। सो सिंपल। पास्कल लॉ चीजों को सिंप्लीफाई करता है, पास्कल लॉ क्वेश्चंस को फटाफट करता है। तो पास्कल लॉ बिल्कुल याद कर लो, बड़ा सिंपल है। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर। सो सिंपल पास्कल लॉ। पॉइंट नंबर 6 में मैंने बड़ी एक साधारण बात लिखी है। एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं बैरोमीटर, अभी समझाऊंगा इसके बारे में। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापता है। और जो मैनोमीटर है वो गेज प्रेशर को नापता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे नापता है, लेकिन आप लोग पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 को नोट कर लो। पॉइंट नंबर 5 को हाईलाइट कर लेना। पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जितने होंगे प्रेशर वाले वो पॉइंट नंबर 5 से ही होंगे। पास्कल लॉ अकेले सारे क्वेश्चन कर देता है प्रेशर वाले। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट पे सेम प्रेशर होता है। और पॉइंट नंबर 6 में लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर लाते हैं, और गेज प्रेशर अगर नापना है तो मैनोमीटर लाते हैं। तो आप लोग पॉइंट 5 और पॉइंट 6 नोट करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में बताने वाला हूं। पहले इसको नोट करो। थोड़ा सा बैरोमीटर के बारे में सिखाने जा रहा है। बैरोमीटर क्या नापता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बैरोमीटर के बारे में कुछ सिखाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं आप उस सवाल का आंसर बताएं। एक बोतल में पानी भर दो। सपोज करो ये बोतल है, आपके घर में बहुत सारी बोतल होगी ना। इस बोतल में पानी भर दो, पूरा ऊपर तक भर देना। बोतल में पानी भर दो और इसका ढक्कन बंद कर दो। तो बोतल का ढक्कन आप लोग बंद कर दो, पानी भर दो पूरा बोतल में।
अब इस बॉटल को उल्टा करो और एक पानी की बकेट में, पानी की बाल्टी में पानी पूरा भर लेना बाल्टी में। बॉटल को उल्टा करके इस पानी की बाल्टी में ले जाके अंदर डाल दो। ठीक है, तो ये जो पानी की बॉटल है इसको उल्टा करो, पानी की बकेट, पानी से भरी हुई बकेट में इसका मुंह अंदर ले जाओ और अंदर ले जाने के बाद इसका ढक्कन खोल दो। ध्यान रखना, ढक्कन खोलते समय पूरा जो बॉटल का मुंह है वो पूरा पानी के अंदर रहना चाहिए। तो अंदर ले जाने के बाद आप ढक्कन को खोल दो। तो बेटा इस बॉटल में तो पानी भरा है, ठीक है, इस बॉटल में पानी भरा है। आपने बॉटल उल्टा किया, पानी से भरी बकेट के अंदर बॉटल का मुंह ले गए और बॉटल का मुंह पानी के अंदर ले जाके आपने ढक्कन खोल दिया। जब आप ढक्कन खोल रहे हैं पूरी बॉटल का मुंह पानी के अंदर रहना चाहिए। मेरा सवाल है, ढक्कन खोलने के बाद ये बॉटल में भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा या ऐसे ही बॉटल में टंगा रहेगा, ऐसी हवा में बॉटल के अंदर ही घुसा रहेगा, या हम जब ढक्कन खोलेंगे तो पानी बॉटल के बाहर बकेट में आ जाएगा? ये मेरा सवाल है। सोच के बताना, तुक्का मारने से बचना। आप जो भी सोचोगे मैं अगला सवाल पूछूंगा, ऐसा क्यों? तो पानी अगर बाहर आएगा तो क्यों, पानी बाहर नहीं आएगा तो क्यों? तो क्या ये पानी ऐसे लटका खड़ा रहेगा बॉटल में ही भरा रहेगा, या ढक्कन खोलेंगे तो पानी बाहर बकेट में आ जाएगा? सोचो, सोच के बताओ। आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो। चलिए अब मैं इसका सही जवाब बताने जा रहा हूं, आप लोग देखिए। पानी ऐसे ही लटका रहेगा, बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। रीजन ये है, ये जो बाहर है ये एटमॉस्फियर का प्रेशर है। ऐसे एटमॉस्फियर का प्रेशर बाहर वाले पानी पे पड़ रहा है। तो ये जो एटमॉस्फियर का प्रेशर है ये पानी को बॉटल में घुसेड़ना चाहता है। बाहर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये पानी को बॉटल में चढ़ाना चाहता है, और बॉटल में जो पानी है उस पानी का भी प्रेशर है। तो अगर बॉटल वाले पानी का प्रेशर कम है, एटमॉस्फियर का प्रेशर ज्यादा है, बॉटल के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर कम है, एटमॉस्फियर का ज्यादा है, देन वाटर वोंट कम आउट। फिर पानी बॉटल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फियर का प्रेशर लग रहा है वो पानी को दबा रहा है। तो ये बॉटल में पानी चढ़ना चाहता है। तो अंदर वाला पानी बाहर तभी निकल सकता है जब अंदर वाले पानी का प्रेशर एटमॉस्फियर के प्रेशर से ज्यादा हो, वरना अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा। तो चलो देखें कि अंदर वाले पानी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फियर के प्रेशर के बराबर कब आएगा। ये जो बॉटल में पानी है, इस बॉटल वाले पानी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फियर के प्रेशर के बराबर कब होगा, यानी बॉटल की कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हाइट बॉटल की होनी चाहिए। तो बॉटल की हाइट अगर हम h मान लें तो बॉटल के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर हुआ h rho g। अभी मैंने गेज प्रेशर का फॉर्मूला बताया। अच्छा, बॉटल के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है नहीं, वरना मैं ऐसे लिखता P0 + h rho g, लेकिन बॉटल तो ऊपर से बंद है, और ऊपर से बंद होने का मतलब इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो एटमॉस्फेयर का हवा होती तो हवा का प्रेशर होता। अभी बॉटल ऊपर तक भरी हुई है, बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा है। तो क्योंकि ऊपर तक पानी भरा है तो पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, तो पानी का अकेला प्रेशर है यहां। तो ये जो बॉटल है, अगर बॉटल की h हाइट है, मान लो ये जो बॉटल है इसकी हाइट अगर h है, तो जब हम बॉटल उल्टा करेंगे तो ये जो बॉटल में पानी है उसका प्रेशर होगा h rho g, और ये प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। पानी की डेंसिटी होती है 1000, एमकेएस सिस्टम की बात हो रही है। तो पानी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद होना चाहिए सारे बच्चों को। तो पानी की डेंसिटी 1000 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं एक बार 10 ले रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया था 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है।
ये 1.01 को हम 1 ही लिख देते हैं। तो 3 और 4 जीरो उधर 10 पावर 5 है, 5 जीरो है, तो h की वैल्यू होगी 10 मीटर। तो ये जो बॉटल है, अगर ये बॉटल 10 मीटर लंबी बॉटल हो, तब जाके बॉटल में भरे हुए पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो पाएगा। 10 मीटर लंबी बॉटल, जानते हो 10 मीटर लंबी कितनी होती है? 10 मीटर लंबाई किसको कहते हैं? आप जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे की जो ऊंचाई है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर है। आप जिस कमरे में बैठे हो 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर्स ओनली। ठीक है, तो आपका जो रूम है वो 3 से 3.5 4 तक मीटर ऊंचा होता है। अगर ज्यादा ऊंचा रूम में बैठे हो आप तो वो 4 मीटर है, वरना जनरली जो आपका कमरा होता है वो 3 3.5 मीटर की हाइट का होता है। तो 10 मीटर हाइट यानी 3 फ्लोर, एक 3 मंजिला बिल्डिंग, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी बड़ी बॉटल। तो अगर इतनी बड़ी बॉटल है, उसमें पानी भरा है, तब तो पानी निकल जाएगा भाई, लेकिन 10 मीटर तक बचा रहेगा। 10 मीटर तक बचा रहेगा, 10 मीटर से जितना एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आपके पास 3 मंजिला बॉटल है, 3 मंजिल ऊंची अगर आपके पास बॉटल है, तब तो फिर जितना भी पानी 10 मीटर से एक्स्ट्रा होगा, 10 मीटर हाइट से ज्यादा होगा, वो सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बॉटल तो आपके पास होगी नहीं। आपके घर में कोई 10 मीटर की बॉटल है? 10 मीटर मतलब 3 मंजिला बॉटल, तो रखते कहां हो भाई? आपके घर में तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे वो बॉटल आ सके। तो अगर आपके घर में कोई 10 मीटर से ज्यादा बड़ी बॉटल है, तब तो उस बॉटल में भरा हुआ पानी, आप बॉटल को उल्टा करो, ढक्कन खोल दो, पानी निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 10 मीटर से जितना एक्स्ट्रा था वो निकल जाएगा, 10 मीटर खड़ा रहेगा। लेकिन आपके घर में जो बॉटल होती है वो छोटी बॉटल है, और छोटी बॉटल का जो पानी है, नॉर्मली तो क्या कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल वगैरह होती है, और क्या होती है, दूध की बॉटल अगर है कोई, तो वो तो छोटी छोटी सी बॉटल होती है सारी। उन बॉटल में भरा हुआ पानी अगर आप बॉटल को उल्टा करो और पानी के अंदर ले जाके ढक्कन खोलो, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पानी को बॉटल में दबा के रखेगा। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है अगर वो अंदर भरे हुए पानी के प्रेशर से ज्यादा है, तो अंदर का पानी फिर बाहर नहीं निकलेगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख भी सकते हो। पानी जो बॉटल में है वो टंगा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पानी तभी बाहर निकलेगा जब अंदर वाले पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है तो पानी को वो दबा के रखेगा बॉटल में, बॉटल से बाहर आने नहीं देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने बात बताई है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से पानी बॉटल में दबा रहेगा, पानी बॉटल के अंदर टिका रहेगा। इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम स्ट्रॉ यूज करते हैं। स्ट्रॉ जानते हो? हाँ, जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो पाइप जो होता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं। तो स्ट्रॉ जब हम यूज करते हैं तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ेगा बॉटल के अंदर। इसी बात का इस्तेमाल हम स्ट्रॉ यूज करते समय करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग। सपोज करो कि एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक आपने ले ली, कोल्ड ड्रिंक आपने ले ली, और इसमें आपने स्ट्रॉ डाला, ऐसे ये स्ट्रॉ डाल दिया, और स्ट्रॉ का दूसरा हिस्सा आपके मुंह के अंदर आ गया, ये आपका माउथ है। और फिर जब हम स्ट्रॉ का दूसरा हिस्सा अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, फिर हम हवा खींचते हैं, ऐसे चूसते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना, हवा खींचते हैं, सक करते हैं। तो जब हम हवा खींचेंगे
तो यहां की हवा खत्म हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा वैक्यूम। एक्चुअली वैक्यूम तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी ज्यादा हवा नहीं खींच सकते कि पूरी हवा खत्म हो जाए। पूरी हवा खत्म हो जाएगी तब वैक्यूम होगा। तो आप इतनी ज्यादा हवा तो नहीं खींच सकते कि पूरी की पूरी हवा ही खत्म हो गई, आपने वैक्यूम कर दिया, इतना जोर से खींच लिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं आप लोग शक्तिमान हैं, आप लोग सुपरमैन टाइप से हैं और आपके फेफड़ों में बहुत जान है और आपने हवा खींची तो पूरा वैक्यूम ही कर दिया, पूरी हवा खींची। तो जैसे आपने वैक्यूम किया, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कोल्ड ड्रिंक पर ऊपर है, तो इस प्रेशर की वजह से कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में चढ़ने लगेगी और चढ़ते चढ़ते आपके मुंह में आ जाएगी, आपको टेस्ट आने लगेगा कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, तो जब हम हवा खींचते हैं, स्ट्रॉ का दूसरा हिस्सा अपने मुंह में रख के हवा खींचते हैं, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक चढ़ती जाती है और कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह तक पहुंचती है और हमें कोल्ड ड्रिंक का मजा आता है। तो ये जो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये भी बेसिकली एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में चढ़ती है। तो जो मैंने यहां पे बताया था कि बॉटल में जो पानी है वो बाहर नहीं आएगा अगर हम बॉटल को उल्टा कर दें। एटमॉस्फेयर का प्रेशर पानी को बॉटल में दबा के रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन अगर बॉटल का मुंह आपने एक बार हवा में कर दिया तो बाहर की हवा पानी में घुस जाएगी और पानी के ऊपर भी हवा पहुंच जाएगी और पानी के ऊपर जो हवा है वो पानी को दबाना शुरू करेगी तो पानी निकलने लगेगा। तो जब आपने ढक्कन खोला है तो ध्यान रखना बॉटल का पूरा मुंह पानी के अंदर ही होना चाहिए। पूरा मुंह बॉटल का पानी में डाल के ही ढक्कन खोलना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना फिर पानी निकलेगा बाहर। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई। तो स्ट्रॉ से जो कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये वाला जो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीने का जो मेथड है वो भी इसी चीज पर बेस्ड है कि जब हम हवा खींचेंगे, स्ट्रॉ के दूसरे हिस्से को अपने मुंह में दबा के हवा खींचेंगे तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक चलेगी। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या मून पर स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? सवाल पूछा जाता है, क्या मून पर अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो क्या आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो मून पर जाके? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नहीं। रीजन, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो मून में एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, तो चाहे कितनी भी हवा खींचो, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में चढ़ेगी ही नहीं। तो मून पर आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। मून पर आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है। तो अगर कभी आप मून जाने का प्लान बनाते हैं तो स्ट्रॉ लेके जाने की जरूरत नहीं है, मून पर स्ट्रॉ काम नहीं करेगी, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो। अच्छा, क्या डायरेक्ट ऐसे बॉटल पकड़ के बॉटल मुंह में लगा के उल्टा करके कोल्ड ड्रिंक पी पाएंगे मून पर? डायरेक्ट बॉटल से, स्ट्रॉ से तो नहीं पी सकते। क्या डायरेक्ट बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं मून पर? बताओ, पी सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, बॉटल से पी सकते हैं। क्योंकि बॉटल जब आप उल्टी करोगे तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के बाहर आती ग्रेविटी की वजह से। क्या मून पर ग्रेविटी है? हां है, अर्थ की 1/6 है, पर ग्रेविटी है ना। तो अगर ग्रेविटी है तो बॉटल उल्टा करोगे तो स्ट्रॉ से बाहर आ जाएगा। तो मून पर ग्रेविटी है, लेकिन जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट के बारे में आप लोग अलग चैप्टर में पढ़ोगे, सैटेलाइट में ग्रेविटी नहीं होती। तो सैटेलाइट में अगर बॉटल उल्टी करोगे तो वहां ग्रेविटी नहीं है, तो बॉटल से बाहर कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी। तो सैटेलाइट में जब जाओगे तो सैटेलाइट में ना तो स्ट्रॉ काम करेगी ना बॉटल उल्टा करके कोल्ड ड्रिंक को पिया जा सकता है। लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्ट्रॉ से तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो मून पर, लेकिन बॉटल उल्टी करके पी सकते हो। एक और चीज, स्ट्रॉ का शेप मैटर नहीं करता है। तो जैसे ये हमारी स्ट्रॉ है, अगर हम इसको एक बड़ा सा फैंसी सा शेप दे दें इस तरह का, ये ऐसे,
अगर ये स्ट्रॉ का हम एक फैंसी सा शेप बना दें, क्योंकि जो पानी अंदर चढ़ रहा है, इस चढ़े हुए पानी का जो प्रेशर है, अभी हमने सीखा है पानी का जो प्रेशर है वो केवल पानी की गहराई से डिपेंड करता है, शेप से फर्क नहीं पड़ता है। तो स्ट्रॉ का शेप चाहे कोई भी हो, मैटर करती है हाइट। हाइट, लंबाई नहीं। जैसे मान लो आपने ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में तुमने स्ट्रॉ डाली, बहुत लंबी स्ट्रॉ डाली, ऐसे करके बहुत लंबी सी ऐसे स्ट्रॉ आपने बॉटल के अंदर डाली, और फिर इधर आगे स्ट्रॉ को लेके और ऐसे घूमते घूमते आप अपनी स्ट्रॉ को दूसरे कमरे में ले गए। तो कोल्ड ड्रिंक इस कमरे में है, स्ट्रॉ आप दूसरे कमरे में ले गए और वहां से आपने स्ट्रॉ को मुंह में दबाया, कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश की, तो आप कोल्ड ड्रिंक को पी पाओगे। क्योंकि मैटर करती है हाइट, लेंथ नहीं, डिस्टेंस नहीं मैटर करती, हाइट मैटर करती है। तब तक स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक चढ़ेगी जब तक ये जो हाइट है, इस हाइट की वजह से जो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर बनता है वो प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा। आई रिपीट, कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में तब तक घुसती रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब तक कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ, ये जो हाइट है, ऊंचाई है, इस ऊंचाई से जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से जब तक कम होगा तब तक कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में घुसेगी। तो लेंथ मैटर नहीं करती है, मैटर करती है हाइट, क्योंकि जो प्रेशर है वो डेप्थ से डिसाइड होता है, लेंथ से नहीं। तो स्ट्रॉ का डिजाइन मैटर नहीं करता, हाइट मैटर करती है। और अगर आप पानी पी रहे हो तो मैंने बताया 10 मीटर ऊंचाई तक पानी चढ़ सकता है स्ट्रॉ में, 10 मीटर तक चढ़ सकता है, वो भी तब जब आपने पूरा वैक्यूम कर दिया, आपने सारी हवा खींची, आपके मुंह में कुछ भी हवा रह नहीं गई। लेकिन अगर आपके मुंह में कुछ हवा रह गई तब 10 मीटर से कम ही चलेगा पानी, क्योंकि जो हवा मुंह में रह गई है वो हवा भी पानी को दबाएगी, मतलब चढ़ने से रोकेगी। तो अगर आपने अपने मुंह में इतनी जोर से खींचा कि मुंह के अंदर की सारी हवा खत्म हो गई, तब 10 मीटर ऊंचाई तक पानी को आप खींच सकते हो अपने मुंह के अंदर। 10 मीटर ऊंचाई, 10 मीटर ऊंचाई मतलब 3 मंजिल की बिल्डिंग। तो अगर आपके घर में ढेर सारी स्ट्रॉ है तो स्ट्रॉ को एक के आगे एक जोड़ो, लंबी सी स्ट्रॉ बनाओ, एक के आगे एक स्ट्रॉ जोड़ दो, लंबी स्ट्रॉ बन गई। अब अपने घर की छत पे चले जाओ। अगर आपके घर की छत 3 मंजिलों से कम है तो वो लंबी वाली जो स्ट्रॉ है उसको नीचे छत से डालो और नीचे कोई पानी की बाल्टी है उसमें स्ट्रॉ को डाल के खींचो तो पानी ऊपर आ जाएगा, 10 मीटर तक पानी आ जाएगा। लेकिन 10 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से अगर पानी को खींचोगे स्ट्रॉ से तो पानी चढ़ेगा नहीं, और स्ट्रॉ का शेप मैटर नहीं करता। अब ये जो मैंने बातें आपको बताई है कि एटमॉस्फेयर की प्रेशर के कारण पानी स्ट्रॉ में घुसता है, कुछ ऐसा ही बैरोमीटर के अंदर होता है। तो चलिए बैरोमीटर की वर्किंग समझा रहा हूं। बैरोमीटर कैसे काम करता है समझिए, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। हाउ डज बैरोमीटर वर्क? पास्कल लॉ याद है ना? क्या बताया मैंने? पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, ऐसा कहता है पास्कल लॉ। ओके, देखो बैरोमीटर कैसे काम करता है। बैरोमीटर में हम एक बर्तन लेते हैं, ऐसे एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम भर देते हैं मरकरी। मरकरी से भरा हुआ बर्तन लेते हैं। अब एक लंबी सी ट्यूब लेते हैं, एक लंबी सी ट्यूब, कांच की ट्यूब लेते हैं ज्यादातर, वैसे लंबी सी कांच की ट्यूब लेते हैं
इस ट्यूब के अंदर से सारी हवा निकाल देते हैं। तो हवा निकालेंगे तो वैक्यूम हो जाएगा। फिर इस ट्यूब को कवर कर देते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ढक्कन इसलिए लगा दिया ताकि हवा वापस ना घुसे, तो अंदर की सारी हवा निकाल दी। अब ट्यूब के अंदर क्या है? वैक्यूम है। इस ट्यूब को उल्टा करते हैं और मरकरी में डालते हैं ऐसे। तो ये जो ट्यूब है इसको उल्टा करके मरकरी में अंदर हम मरकरी में भेज देते हैं। ठीक, तो ट्यूब को उल्टा करके मरकरी के अंदर डाल देते हैं। अब ट्यूब में तो वैक्यूम है, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे वाला ढक्कन खोलोगे, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण ये जो मरकरी है ये ट्यूब में चढ़ जाएगा, मरकरी ट्यूब में घुस जाएगा। क्योंकि ये जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर क्या है? वैक्यूम। तो जैसे ही आप इसका ढक्कन हटाओगे, और ढक्कन हटाते समय पूरा का पूरा जो मुंह है इस ट्यूब का वो मरकरी के अंदर रहना चाहिए, जरा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर ले जाके फिर ढक्कन हटाना है। तो जैसे ही ढक्कन हटाओगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण मरकरी इसमें चढ़ जाएगा। ये मरकरी कितना चढ़ गया इसकी हाइट का एक स्केल लगा के नाप दो। एक्चुअली स्केल लगाया रहता है इसी के साथ में, यहाँ पे ऐसे निशान बने रहते हैं ट्यूब पर, तो आप तुरंत ये चढ़े हुए हाइट को देख सकते हो। अब मैं एक बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं, ये जो हाइट है मतलब ये जो मरकरी अंदर से ये ट्यूब के अंदर चढ़ा है, क्यों चढ़ा है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण चढ़ा है। ये जो मरकरी चढ़ गया है क्यों चढ़ा है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से ही चढ़ा है। तो ये जो हाइट आ रही है, ये जो हाइट है, ये हाइट इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से आई है। तो मतलब ये जो हाइट है, इस हाइट को देखकर आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर का पता लगा सकते हो, क्योंकि हाइट एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण आई है। तो हाइट से प्रेशर का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखो पास्कल लॉ, हम दो पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट ट्यूब के अंदर ले रहे हैं, इसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूं। एक पॉइंट ट्यूब के बाहर ले रहे हैं, इसको बी पॉइंट कह रहा हूं। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और सारे बच्चों को बोल के आंसर देना है, चुप नहीं बैठना है, बोल के आंसर देना है। क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लिक्विड में है? हाँ, मरकरी में है। ए भी मरकरी के अंदर है, बी भी मरकरी के अंदर है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लिक्विड में है? हाँ। क्या सेम लेवल पर है? हाँ, सेम लेवल पर है। देखो ए और बी बिल्कुल बराबर लेवल पर है। तो पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर जो पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर बराबर होता है। तो जितना प्रेशर ए पर उतना प्रेशर बी पर होना चाहिए। ठीक है, ए पर कितना प्रेशर है? तो ऊपर तो वैक्यूम है, मतलब ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। तो जितना ये मरकरी का प्रेशर है वही ए पर आएगा। तो मरकरी का प्रेशर H rho G, ये है ए पर आने वाला प्रेशर। और बी पर कितना प्रेशर है? तो बी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो बी पर प्रेशर एटमॉस्फेयर है। अब देखो हाइट आपने नाप ली है, मरकरी की डेंसिटी आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं लिख दे रहा हूं, आज की बात मालूम होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मरकरी की डेंसिटी 13,600 और जी की वैल्यू 9.8 है। तो हाइट आपने नापी है, डेंसिटी और जी आपको पता है, तो हाइट, डेंसिटी, जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो एटमॉस्फेयर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है, तो जब आप बैरोमीटर सेट करोगे, अपने घर में कहीं सेट कर लो, तो जब बैरोमीटर सेट करोगे तो ये जो हाइट आपको मिलेगी ये 76 सेंटीमीटर मिलती है। 76 सेंटीमीटर की ये हाइट हमें मिलती है। तो ये जो 76 सेंटीमीटर है इसको मीटर बना लो। मीटर बनाने के लिए 100 डिवाइड करोगे, फिर मरकरी की जो डेंसिटी है वो मल्टीप्लाई कर दो 13,600
किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है और ये वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास्कल आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो सिंपल चीज ये है कि बैरोमीटर में चढ़े हुए मरकरी की हाइट आपको नापनी है, वो हाइट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तक पहुंचा देगी। हाइट नापी है, हाइट से प्रेशर का पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा हाइट से प्रेशर का? क्योंकि ये जो हाइट है ये प्रेशर की वजह से ही आ रही है, यानी ये जो हाइट है ये प्रेशर के बारे में जानती है, प्रेशर के कारण ही आई है ना, तो हाइट से प्रेशर का पता लगाया जा सकता है। आपको हाइट नापनी है, डेंसिटी और जी की वैल्यू रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। आई होप कि इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो ये जो हाइट है मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो धरती पर है, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होता है, धरती पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए बैरोमीटर की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर आती है। ठीक, तो जो हाइट आ रही है उसको मरकरी की डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। हम लोग एक और काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई करने का झंझट बहुत है। मल्टीप्लाई बार बार मल्टीप्लाई कौन करेगा यार? अब हाइट की वैल्यू 76 सेंटीमीटर है, डेंसिटी की वैल्यू 13,600 है, जी की वैल्यू 9.8 है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ये ना मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा झंझट का काम है, बार बार मल्टीप्लाई करो। अब आप माउंट एवरेस्ट पे गए, माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, तो माउंट एवरेस्ट पे जो बैरोमीटर की हाइट है वो कम होगी, क्योंकि प्रेशर कम है तो हाइट भी कम हो जाएगी, प्रेशर कम है तो हाइट भी कम हो जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट पे जब आप जाओगे तो वहां पे बैरोमीटर की हाइट कम आएगी, तो जो भी हाइट आएगी उसको मरकरी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो और जी से मल्टीप्लाई करो, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने वाला काम बहुत ही झंझट का है, बार बार मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो हमने एक इसका सिंपल तरीका निकाला है। हम ये हाइट देखते हैं और जितनी हाइट आती है हम कह देते हैं वही प्रेशर है। जैसे 76 सेंटीमीटर हाइट आ गई, 76 सेंटीमीटर हाइट आ गई, तो कोई हमसे पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हम कह देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जितनी ये हाइट है उसी को बोल देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जितनी हाइट है उसी को हम बता देते हैं प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। अब किसी ने हमसे कहा पास्कल में बताओ, हम बड़ा प्यारा आंसर देते हैं, खुद कर ले। मैं क्यों बताऊं, कैलकुलेट तू कर, मैंने हाइट बता दी है, अब खुद कर लो, जिसको पास्कल में चाहिए खुद कर ले, मैं तो हाइट बता के छोड़ दूंगा। तो हमने बड़ा सिंपल तरीका निकाला है, बार बार ये मल्टीप्लाई करने के झंझट में क्यों पड़े, जो हाइट है उसी को बता देते हैं। तो किसी ने पूछा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हम सीधे सीधे हाइट बता देते हैं। तो देखो ये जो बैरोमीटर है ये मरकरी की हाइट नाप के, मरकरी की हाइट की मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताता है, और बेसिकली ये पास्कल लॉ पर बेस्ड है। पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है, तो जितना प्रेशर ए पर उतना प्रेशर बी पर होना चाहिए, क्योंकि ए और बी जो है वो सेम लिक्विड के सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, तो जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो ये जो बैरोमीटर है ये पास्कल लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। आई होप कि बैरोमीटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर बच्चे मेरे से एक सवाल पूछते हैं, उसका भी जवाब मैं दे देता हूं कि ये मरकरी ही क्यों लेते हैं, बैरोमीटर में मरकरी क्यों लिया है, पानी क्यों नहीं ले लिया, या कोई और लिक्विड क्यों नहीं ले लिया? तो बेटा आंसर बड़ा सिंपल है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है, चाहे मरकरी ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन पानी की डेंसिटी कम है। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बदल नहीं रहा है, अगर डेंसिटी कम होगी तो फिर हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल ये जो बनेगा एच रो जी की वैल्यू फिक्स है, तो राइट हैंड साइड फिक्स है, तो अगर डेंसिटी छोटी होगी
तो हाइट ज्यादा होगी फिर। तो जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा बैरोमीटर में। जितनी कम डेंसिटी का लिक्विड होगा उतनी ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा। तो जैसे अगर पानी ले लिया, तो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, पानी 10 मीटर तक चढ़ेगा बैरोमीटर के अंदर, 10 मीटर ऊंचा, यानी 3 मंजिला पानी का हाइट होगी। इतना बड़ा बैरोमीटर रखोगे कहां? 3 मंजिला बैरोमीटर। तो मरकरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी लिक्विड्स में सबसे ज्यादा होती है, और डेंसिटी जब सबसे ज्यादा है तो मरकरी सबसे कम हाइट तक चढ़ता है, केवल 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा। 76 सेंटीमीटर भी काफी है भाई, करीब करीब 1 मीटर है, करीब करीब 1 मीटर है। तो 1 मीटर आपकी जो हाइट है उससे थोड़ा ही कम, आपके कंधे तक, आपके कंधों तक आएगा 1 मीटर, मतलब मरकरी वाला बैरोमीटर होगा। क्योंकि थोड़ी जगह ऊपर भी छोड़ोगे, थोड़ी जगह नीचे भी छोड़ोगे, तो केवल इतना ही थोड़ी है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो अगर आप मरकरी लेते हो तो भी जो बैरोमीटर का साइज है, बैरोमीटर के जो अपरेटस का साइज है, वो आपके कंधे तक का साइज होगा। और मरकरी की बजाय अगर आपने कुछ और लिया तो बैरोमीटर इतना ऊंचा होगा कि उसको रखने की, उसको इधर उधर ले जाने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मरकरी लिया जाता है। बाकी हमको मरकरी से कोई प्यार नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो मरकरी ही वो लिक्विड है जो सबसे कम हाइट तक बैरोमीटर में पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि डिवाइस हमेशा छोटी हो। अगर मोबाइल फोन आपके बैग के साइज का हो तो फिर आप मोबाइल फोन यूज ही नहीं करोगे। मोबाइल फोन की खासियत ये है कि वो छोटा है, तो जेब में रख के कहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि कोई भी अपरेटस छोटा होना चाहिए, जितना बड़ा उतनी परेशानी। तो इसलिए बैरोमीटर में मरकरी भरते हैं। तो आई होप कि आपको बैरोमीटर क्या है समझ में आ गया है, और बैरोमीटर कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग ये बैरोमीटर का फोटो बना लो, बैरोमीटर की फोटो आप लोग बना लो अपनी फेयर कॉपी पे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगले सेशन में मैं आपको मैनोमीटर के बारे में समझाऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा, और फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आज का सेशन बस यहीं पे खत्म किया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।